हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुस्तफ़ा पॉडकास्ट। आज हमारे पास हमेशा की तरह मेरे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ मेरे बड़े भाइयों की तरह तारिक वसीम साहब मौजूद हैं। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भाई खैरियत क्या हाल से है? हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। तारिक भाई, आपको आज जुम्मा मुबारक, आज जुम्मे का दिन है। जी जी। तो आज की जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इंडिया में आने वाले दिनों में जनरल इलेक्शन की तकरीबात है, उनकी तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। तो जैसे पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली इलेक्शंस के बाद अपनी एक नई गवर्नमेंट बना लिया और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हालात स्मूथ हो रहे हैं। तो इंडिया में क्या आप देख रहे हैं, कौन सी पार्टी की कैसी तवक्कुआत हैं और कौन आवाम किसको ज़्यादा वोट देगी और कौन सी पार्टी जो है वो लीड करेगी और गवर्नमेंट बनाएगी दोबारा से? इंडिया में कल जो है ना इनके यहाँ टोटल 6 मरहलों में इलेक्शन होने थे। कल 25 तारीख को लास्ट फेज़ है, सेकंड लास्ट फेज़ है, जिसमें जो है दिल्ली में और मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। बाकी इलाकों में हमारी कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमारी ज़्यादा दिलचस्पी तो मकबूजा कश्मीर में है, हमारा इंटरेस्ट है। और दूसरी बात है कि दिल्ली चूँकि उनका कैपिटल है, वहाँ भी इंटरेस्ट है। तो जो अभी जो आपने बात की कि वहाँ कौन जीत रहा है, देखें वो तो इंडिया के मकामी लोगों ने बताना था, लेकिन और बड़े एग्ज़िट पोल्स भी आ रहे थे जब ये इलेक्शन शुरू नहीं हुए थे उससे पहले। और तवक्को ये की जा रही थी कि 500 के हाउस में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जो है वो 400 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी। बल्कि नारा भी उन लोगों ने दिया था कि अब की बार 400 पार। अच्छा। पिछली दफ़ा का उनका जो स्लोगन था इलेक्शन का बीजेपी का, वो ये था कि अब की बार मोदी सरकार। और ये इस इलेक्शन का 2024 का उनका स्लोगन ये था कि अब की बार 400 पार। अच्छा, दूसरी जानिब जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, जो राहुल गांधी की सरबराही में वो जो इंडिया के नाम से उन्होंने बनाया है, वो काफ़ी वीक फील कर रहे थे मीडिया की हद तक। क्योंकि हिंदुस्तान में भी बीजेपी ने एक अपना मखसूस, जिसको कहते हैं ना, वो मीडिया पे एक स्मोक स्क्रीन तानी हुई है। इतनी बड़ी तादाद में बॉट्स को यूज़ करके सोशल मीडिया पे अपने लोगों को इस्तेमाल करके एक अजीब सी वो बना रखी है, जिसको माहौल बना रखा है, जिसमें ना वो उनके बीजेपी के हर गुनाह को जो है वो सवाब करके डील किया जाता है। और जो है मतलब उनकी कैंपेन मुस्तकिल जारी रहती है। आजकल भी वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ी वो चल रही है कि मोदी को एक वो भगवान का वो उन्होंने तस्वीर दिया हुआ है, उसके नाम के मंदिर बनाए हुए जी। हैं। वो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपनी कैंपेन के दौरान ना कुछ बातें भी ऐसी की हैं। अच्छा, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ आदमी थे, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार देखें, 15 साल रहे ये गुजरात में, 3 मरतबा 3 टर्म्स में ये वज़ीर आला रहे वहाँ, और 10 साल हो गए इनको दिल्ली में हुकूमत करते हुए, यानी इंडिया की सरबराही करते हुए, और तीसरी टर्म पे वो मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं। अब 25 साल से वो पावर में हैं, तो अब वो कुछ बहकी बहकी बातें भी करने लग पड़े। वैसे अभी लास्ट टाइम उन्होंने को बात की कि मुझे भगवान ने आसमान से किसी ख़ास काम के लिए उतारा है, तो वो सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि हाँ, इस ख़ास काम के लिए उतारा है कि मकबूजा कश्मीर में लोगों को मारो, आसाम में लोगों को मारो, बिहार में लोगों को मारो। तो वो मोदी आम तौर पे एक ना सिर्फ डाउन टू अर्थ आदमी है, बल्कि सेंसिबल बातें भी करता है। लेकिन यहाँ जो ये जुमला बोला, और कुछ पाकिस्तान के, अच्छा, इंडिया के इंतखाबात में इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली मरतबा इंडियन इलेक्शंस पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। हिंदुस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान की बात पहली मरतबा ऐसा है कि नहीं हो रही, वरना हिंदुस्तान के इलेक्शंस होते ही पाकिस्तान की बेस पे थे। 60% एंटी पाकिस्तान कैंपेन चला के ये पार्टियाँ जीतती थी। कांग्रेस भी यही कुछ किया करती थी। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी ने 1-2 दफ़ा कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, वो जो सबको ही पता है कि हम कहाँ पहुँच गए और पाकिस्तान कहाँ रह गया, वो उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, बात ये हो रही है जो आपने की कि कौन जीत रहा है। ये तो बताना तो इंडियंस को चाहिए, लेकिन असल में शायद हुआ ही है कि 80% मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। हम तो महज़िब ज़बान में यही कहेंगे उनके साथ है। उनके मुखालिफिन तो ये कहते हैं ये गोदी मीडिया है और ये पेड मीडिया है, और सोशल मीडिया उनका जितना भी है वो बॉट्स वगैरह चलाते हैं उनके बकौल। हुआ ये इंतखाबात से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही पोलिंग शुरू हुई तो पोलिंग में इनके मर्जी के वोट कास्ट नहीं हुए, एक्सपेक्टेड इनके गैर मुतवक्को जो है ना वोट कास्ट हुए हैं। और इंडिया का जो इत्तेहाद है, राहुल गांधी वाला जो इत्तेहाद है, वो बीजेपी को टफ टाइम देता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों का तो कहना ये है कि मे बी वो गवर्नमेंट बना जाए, इस मरतबा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ना बना पाए। ये एक बात, एक मतलब, लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है।
गवर्नमेंट वहाँ मोदी ही बनाएगा, इलेक्शन मोदी ही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 400 नशिस्तों के साथ शायद ना जीत सके। अब आ जाते हैं उन इलाकों में जहाँ हमारी बहैसियत पाकिस्तान तो इसी तरह ही बनाएगा जिस तरह हमारे मुल्क में गवर्नमेंट बनी है, मखलूत गवर्नमेंट। मखलूत नहीं बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि मखलूत गवर्नमेंट बनाएंगे। 550 का हाउस है, 300 सीटें नरेंद्र मोदी निकाल लेगा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वहाँ भी इंडिया में काफ़ी मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो उसके इत्तेहादी हैं वो उसके साथ ही आएंगे। तो आप देखें ना, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ, मेरा ज़ाती तौर पे जो बात कर रहे हमें जिसमें दिलचस्पी है, कल इलेक्शन है मकबूजा कश्मीर में, अनंतनाग की जो सीट है वहाँ से लड़ रही है महबूबा मुफ्ती। अच्छा। जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट है, और उनको उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत है। अच्छा। वो इलेक्शन जीतने जा रही है। महबूबा मुफ्ती को हराने के लिए राजौरी से लेके अनंतनाग और उससे पीछे तक कश्मीर में 5-6 टेररिस्ट अटैक्स करवाए जा चुके हैं। कल ही इन लोगों ने वहां को टूरिस्ट गए, उनको कहा है कि जी उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया, वो 6 टूरिस्ट थे वो जख्मी हो गए। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कह रही है वो टेररिस्ट दिखा दो, वो सॉरी जो इंजर्ड टूरिस्ट हैं वो हमें दिखा तो दो, हमें ये तो बता दो किस अस्पताल में है वो। अच्छा, वो अपनी बेटी कह रही है, इल्तिजा मुफ्ती की बेटी वो महबूबा मुफ्ती की बेटी ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जिन लोगों पे हमला हुआ है, जो आप कह रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमला किया है, मुसलमान दहशतगर्द हैं, वो जो जख्मी हुए हैं वो तो दिखा दो। चलो यही बता दो किस अस्पताल में, नहीं बता रहे। इसका मतलब और कंपेन चलाई हुई है कि जी राजौरी में अटैक हो गया, ये हो गया। तो अनंतनाग की सीट जो है एक्सपेक्टेड है कि महबूबा मुफ्ती जीत जाएंगी इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब आगे आ जाते हैं, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान की हमदर्द औरत नहीं है। अच्छा। ये भी ज़हन में रखिएगा, वो बस एक बहैसियत पाकिस्तानी हमें उनसे हमदर्दी है, बहैसियत कश्मीरी ठीक है, हमारे मतलब कश्मीर के से हमारा लगाव और एफिलिएशन होने की वजह से महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ अगर आप कहें कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में लास्ट टाइम 7 कौमी असम्बली की सीटें, लोकसभा की 7 सीटें, 7 की 7 सीटें ये नरेंद्र मोदी जीता था। अच्छा। इसकी पार्टी जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। इस दफ़ा 2 सीटों पे नरेंद्र मोदी हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं हारेंगे या बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। उसमें एक सीट है कनॉट प्लेस वाली, जहाँ से कांग्रेस की तरफ से राजेश खन्ना जीतते रहे। अब और पिछली दफ़ा ये जो इनका क्रिकेटर है, ये जो इनका कप्तान भी रहा गौतम गंभीर, वो जीता था। इस दफ़ा कैंडिडेट नहीं है। और एक इनकी चांदनी चौक वाली सीट है। चांदनी चौक वाली सीट नॉर्मली होता ये था, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, तो जो मुसलमान थे वो वोट कास्ट किया करते थे कांग्रेस के हक में, और वहाँ से कांग्रेस जीत जाती थी, हमेशा जीत जाती थी। लेकिन पिछले कई बरसों से मोदी के आने के बाद चांदनी चौक में भी, या तो अगर छोटा इलेक्शन होता है दिल्ली की असम्बली के लिए होता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीत जाती है, और नेशनल के इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है। लेकिन चांदनी चौक से भी इनको बहुत टफ टाइम मिल रहा है, और हो सकता है ये चांदनी चौक की सीट हार जाए। बाकी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट मोदी ही बनाएगा। हाँ, जितने बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे और कि जी अब की बार 400 पार और ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा होता है। स्लोगन्स कामयाब हो जाते हैं, स्लोगन्स नहीं, अब ये बिक जाते हैं। देखिए, वो तो इलेक्शन कैंपेन है, अच्छी बात है, कैंपेन अच्छी, वो हर पार्टी बनाती है। मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, इस मरतबा मोदी जी और क्या नाम है जो दूसरी पार्टी के जो सरबराह हैं, उनका क्या नाम है मेरे, राहुल गांधी जी, वो तो इस मरतबा इलेक्शन कैंपेन में यही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, ठीक है। और बल्कि तो मैंने तो उनके खिलाफ ये भी देखा था कि जब मोदी जी ने ये बाइडन ने गुजरात को विजिट करना था, तो इन्होंने गुजरात की गुर्बत को छुपाने के लिए इन्होंने 1600 फुट लंबी दीवारें खड़ी करवा दी थी गुर्बत को छुपाने के लिए, जाके जिन रास्तों से उन्होंने गुजरना है तो उनको यही लगे कि ये बड़ा अच्छा है और ये इस तरह से है। तो इस तरह की 2 नंबरियां तो ये लोग शुरू से ही करते हैं, शुरू से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया में जो है ये चीज़ होती है, और अगर वो ये कहें कि अब हम बड़े नीट एंड क्लीन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वो अपने आप को पॉजिटिव इमेज सिर्फ मीडिया के सामने ही, अपनी कैंपेन में ही, अपनी वो जलसे जुलूस में दिखाते हैं, लेकिन इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। सर आप ये देख लें, नाइस पर्सन की क्या बात है, जो इंसानी हुकूक की जो हालत है वहाँ वो सबको पता है, और मीडिया फ्रीडम में
हम पाकिस्तान में इस बात के बहुत बड़े नकाद हैं, क्रिटिक हैं कि पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम नहीं है। हालांकि ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, उनका अपना मीडिया ये कह रहा है, उनके अपने यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, उनके अपने यूट्यूबर्स उनके खिलाफ ये बात जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि हम ये इस पाकिस्तान में इस बात पे शदीद तनकीद करते हैं कि यहाँ इज़हारे राय की आज़ादी कम है या बेशुमार जो है पाबंदियाँ हैं, बेशुमार कतगने हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 152 नंबर पे है और इंडिया 161वें नंबर पर है। आप तसव्वुर करें, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन जमहूरी निज़ाम है, कोई शक नहीं है, लेकिन कोई भी जमहूरियत ह्यूमन राइट्स को जो है पामाल करके आप जमहूरियत का दावा नहीं कर सकते। कोई भी जमहूरियत प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल करके जमहूरियत नहीं हो सकती। और सर बहुत नुकसान पहुँचाया है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने। शायद जब यहाँ पे मोदी से पहले मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे तो हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक़ की शायद ये हालत नहीं थी। बिल्कुल सर जी, वो बल्कि मोदी जी अपनी वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी में या किसी और स्पेशल इवेंट में ना अपनी फैमिली के किसी क्लोज मेंबर को बुलाते ही नहीं है। मैंने ये भी उनके बारे में ना देखा है कि ना वो अपने बहन भाइयों में से किसी को बुलाते हैं, ना अपने वो पोते पोतियाँ या इस तरह के जिस तरह भी उनके क्लोज रियल ब्लड रिलेशन में आते हैं ना उनके रिलेटिव, उनको किसी को भी इन्विटेशन। मोदी जी को शौक है ज़्यादातर ना बड़ी पार्टीज़ में जाने का, अंबानी जी की पार्टी में जाने का, शाहरुख खान की पार्टी में जाने का, ठीक है, गौतम वो इसी तरह जितने बड़े बड़े उनके इंडिया के नाम हैं उन लोगों की तकरीबात में उनको जाने का बड़ा शौक है और उनके पास उनके लिए टाइम भी है। और ये उनके अपने ख़ानदान के लोग कहते हैं कि हमसे ये मिलते नहीं हैं, हमारी तकरीबात में आते नहीं हैं, हमें खुद बुलाते नहीं हैं, हमारे लिए इनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, जो उनका वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, समय नहीं है। लेकिन इस तरह से इंडिया के जितने भी ए कैटेगरी के बिजनेसमैन हैं या जितने भी बड़े लोग हैं उनके तो एक फ़ोन कॉल पे मोदी जी पहुंच जाते हैं। नहीं, वो तो सब मोदी के फाइनेंसर है ना जी। मोदी को लॉन्च एज ए प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ही इंडिया के टॉप 15 जो बिजनेसमैन थे ना इन लोगों ने किया था कि हिंदुस्तान को अगर आपने इकोनॉमिकली एक तगड़ा मुल्क बनाना है और अपने पैरों पे खड़ा करना है मजबूत मुल्क के तौर पे, तो नरेंद्र मोदी कैंडिडेट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का फर्स्ट टाइम वज़ारत उज़्मा के लिए जो कैंडिडेचर था वो हिंदुस्तान में कहीं भी काबिल कबूल नहीं था। उसकी वजह है कि ये सब सारी दुनिया जानती है कि मोदी मज़हब फरोश आदमी है, वो मज़हब बेचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुइज़्म को जितना प्रमोट उसने किया है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, करता रहे, उनका मज़हब है अपने मुल्क में, लेकिन घर वापसी कैंपेन और पता नहीं क्या क्या, वो मज़हब फरोश तो है ना। और हिंदुस्तान में इस बात पे शदीद जिसको कहते हैं रिजेंटमेंट है कि भाई हम सेकुलर स्टेट हैं, हिंदुस्तान का तो इमेज ही सेकुलर स्टेट का है, यहाँ पे मज़हब को सियासत में इस्तेमाल करने वाला बंदा नहीं आना चाहिए। लेकिन सर वहाँ की जो टॉप एलीट थी, कारोबारी लोग थे, ये इन्हीं लोगों ने लॉन्च किया मोदी को, इन्हीं लोगों ने लॉन्च किया। आप कहते हैं मुकेश अंबानी के लिए उसके पास टाइम है, वो भाई मुकेश अंबानी के साथ तो हर वक्त वो राब्ते में होता है, हैंड इन ग्लव्स है उसके साथ, तो वो ये इन लोगों ने तो लॉन्च किया इसको। टाटा को नहीं हम कह सकते, टाटा वगैरह जो है वो एक तो पारसी है और दूसरी बात है वो मज़हब बेचने वाले लोग नहीं है। ताल्लुकात सबको अच्छे रखने पड़ते हैं, वो मुल्क का सरबरा है उसके साथ। लेकिन जो ये अडानी अंबानी और ये नीचे जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना कट्टर हिंदू, उनके साथ मोदी का ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये इनके अपने और ये इनकी अपनी बनाई हुई एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है जिसके तहत चल रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर जी, आज एक और ख़बर है मेरे पास अपने मुल्क से रिलेटेड, अपने इस पंजाब से रिलेटेड, अपने ख़ास तौर पे कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो तनूर की रोटी है उसको मज़ीद सस्ता करने का ना जो ऑर्डर है वो दिया है और ₹1 गालिबन उन्होंने सस्ती की है रोटी। तो ये ₹1 सस्ती करने से कोई इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है रोटी घर में नहीं खानी चाहिए। ये तंदूर वाली रोटी की कंपेन है क्या? मतलब क्यों एक अजीबो गरीब सी कंपेन शुरू की हुई है? मतलब पूरी कौम को तंदूरों से रोटियां खिलवानी है? डायरेक्टली आटे गंदम के साथ भी वो रिलेटेड है। लेकिन देखें, ये सीएम साहब की जो है ना मीडिया कंपेन करने वाले लोग, उन्हें पता होना चाहिए कि परदेसी या जो आउट स्टेशन दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं वो तो होटलों से खाना खाते हैं, उनके लिए तंदूर की रोटी भी अहम है और वो ज़रूरी भी है कि सस्ती हो। वो तो आटा हो, रोटी हो, गंदम हो, वो सस्ती भी होनी चाहिए, आवाम की जो है क़ुव्वत ख़रीद में भी होनी चाहिए और किसान को भी उसकी मेहनत का जो है वो अजर भी मिलना चाहिए और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अजर तो अल्लाह ने देना है, मुआवजा मिलना चाहिए। अब बात लेकिन एक और भी है, ये भी सीएम साहब को समझना चाहिए कि 70% लोग अब भी घर में ही रोटी खाते हैं। तो एक तो ये तंदूर कल्चर को प्रमोट ना करें और दूसरी बात है कि अगर रोटी सस्ती कर रहे हैं तो करते जाएं, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मरियम नवाज़ का जो है ना एजेंडा जिस पे वो चल रही है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि बीइंग ए सीएम वो को बड़े लेवल के, बहुत बड़े लेवल के ऐसे काम जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हामिल हों वो तो नहीं कर सकती ना, सूबे के ही काम करने वो कर रही हैं और वो अच्छे कर रही हैं, अच्छे, हाईली बहुत अप्रिशिएटेड उनकी पेस अच्छी है। अच्छा एक बात है, गैर मुतवक्को तौर पे उनकी नज़र भी है, उनकी नज़र भी है, और उससे भी बड़ी बात एक और जो शायद किसी ने नोट की या नहीं की, कि अनएक्सपेक्टेडली वो डिलीवर कर रही है। वो नहीं, वो सोचा भी नहीं था कि यार वो इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में इतना काम नहीं, वो ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ। इतने कम पीरियड में इतना अच्छा परफॉर्म करना एक बात थी, और दूसरी बात ये थी कि मरियम का चूंकि पहला एक्सपीरियंस है तो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह गाइड करेगी उस पर चलेंगी। और सीएम बतौर वजीर आला पंजाब 2 टेन्योर जो शहबाज शरीफ के रहे हैं ना, उसमें जो पंजाब ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये ऑब्जर्व की कि काम तो शहबाज शरीफ साहब करवाते थे, अवामी नौयत के, पब्लिक जो इम्पोर्टेंस के, अवाम में मफाद आमा के काम बहुत करते थे, लेकिन पंजाब को गवर्न जो है वो ब्यूरोक्रेसी कर रही होती थी। ये इवन अपनी कैबिनेट को साइड पे कर दिया करते थे, अपने मिनिस्टर्स अपने एमपीएस से नहीं मिलते थे, और सेक्रेटरीज और नीचे लेवल के अफसर जो हैं वो इनके ना सिर्फ चहीते होते थे बल्कि इतने तगड़े भी होते थे कि वो एमपीएस और मिनिस्टर्स तक को बाईपास कर लेते थे। मरियम के दौर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और मरियम, हम ये समझ रहे थे कि शायद ब्यूरोक्रेसी ने ट्रैप कर लिया, लेकिन मरियम अभी ट्रैप नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को ऐसे देखता हूँ कि जहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है वो हो जाती है, हाँ, जहाँ पे उनको पोलाइट इमेज दिखाना होता है वो दिखाती हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है इनकी ना गिरफ्त भी है काम पे, उसकी वजह शायद नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ बतौर सीएम जो है ना, देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी बंदे ने बतौर वजीर आला सर्व किया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है वो नवाज शरीफ है। लोग बातें करते हैं ना शहबाज शरीफ के 2 टर्म्स, नहीं, नवाज शरीफ ने ही काम किया है, पार्टी भी बनाई है, पब्लिक को भी जो है डिलीवर किया है, और वो उसकी नज़र भी काफ़ी है भाई, उसकी लोगों के मसाइल पे नज़र है नवाज शरीफ साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरियम खुद से नहीं कर रही है, ये गाइडलाइन नवाज शरीफ साहब। लेट मी क्लियर यू वन थिंग टू आवर ऑडियंस कि हम यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम एक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो बातें हैं वही बात हैं, जो हकीकत है वो है। तो और अगर कोई ये कहेगा कि हकीकत को बदल दें किसी एक बंदे के हक में सिर्फ इस वजह से कि 4 बंदे उसके सपोर्टर हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, जो है, जो सच है वही बताया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि रोटी सस्ती करने से लेबर क्लास के लोगों सस्ता तो देखें, आपको जो है चीज़ें अवाम की रीच में, बिलखुसूस जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जिनमें सबसे ऊपर खाने पीने की अशियाँ हैं, वो तो आपको करनी है, और वो तो हो रही हैं। आप चिकन का रेट देखें 700 से 450 400 के करीब आ गया। जी हाँ, 400। तो ये तो ग्रेजुअली कम हो रहा है, पेट्रोल कम हुआ है, चीज़ें कम हुई हैं, घी का रेट कम हुआ है, ये सब्जी का जो बेसिक मटेरियल होता है, ये प्याज टमाटर वगैरह, इनके रेट कम हुए हैं। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और थिंग्स विल गेट मोर इम्प्रूव इन। अभी देखना ये, अभी ये आने वाले ये बजट आ जाए ना, बजट आने के बाद और भी पता लगेगा, बजट में चीज़ें भी ज़रा क्लियर होंगी कि ये किस किस मद में क्या क्या रखते हैं, कितनी फंड्स कहाँ एलोकेट करते हैं, उससे भी इनका ना अगले 1 साल का वो विजन क्लियर हमें पता लग जाएगा कि ये किन शोबों में ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। वैसे आज उन्होंने कहा तो है कि मैं किसी भी शोबे को जहाँ भी काम की ज़रूरत होगी स्पेयर नहीं करूँगी, हर जगह हम फंड्स भी देंगे, काम और यही एक उनकी ना वो चीज़ जो है, यही उनके स्टेप्स और यही उनकी बातें जो है ना वो पंजाब को या इस मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखने वाले दूसरे सूबों के लिए ना वो देखते हैं कि यार पंजाब में ये काम हो रहा है, पंजाब में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है। मैं अक्सर ये बात कर देता हूँ, एक कराची के सेलिब्रिटी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो लाहौर आए तो कहते यार क्या खूबसूरत शहर है। उनकी ये बातें नहीं मुझे भूलती, कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, अल्लाह पूरे पाकिस्तान को लाहौर जैसा बना दे। तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। तो ये क्रेडिट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या नून लीग को ही जाता है। डेफिनेटली उन्होंने रोड्स बनाए हैं, डेफिनेटली उन्होंने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम किया, और उन्होंने लाहौर का जो रुख है, नक्शा, वो बदला। मेरा एक दोस्त है, वो इंग्लैंड में रहता है, वो आया पाकिस्तान, इधर वापस लाहौर आया, कोई तकरीबन 10-12 साल बाद वापस आया। तो वो तो मतलब भूल गया था कि यार इधर रोड कौन से निकल आए हैं, ये कैसे, मतलब। तो वो बड़ा अच्छा एक ना उन्होंने लाहौर का जो नक्शा है ना वो बदल दिया। नहीं सर जी, आखिर में हमेशा की तरह दुआ है मेरे मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को दुश्मनों के शर से बचाए और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। थैंक यू। शुक्रिया।